पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीकी पाकिस्तान कानूनी खिदमात के एतराफ में लंदन के लिंकजान में जोहराना दिया गया। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस का भी दौरा जोहराना मारूफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पीस एम्बेसडर औरंगजेब अवान की जानिब से दिया गया, जिसमें बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीकी पाकिस्तान में कानूनी खिदमात के एतराफ में लंदन में लंगजान में जोहराना दिया गया। लंगजान को बरतानिया में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कानूनी दरसगाह करार दिया जाता है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब का लंगजान में बैरिस्टर शहजादा हयात और दीगर बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स और सिविक लीडर्स ने इस्तकबाल किया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक को लाइब्रेरी और लंगजान का दौरा कराया गया, जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्यादातर अपनी पढ़ाई के लिए वक्त गुजारा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे के सामने उनको एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। अजहर सिद्दीक ने बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा भी किया। अजहर सिद्दीक को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरे के दौरान साबिका जज और मौजूदा शेडो वुमेन मिनिस्टर जास्मिन कुरैशी, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन और ब्रिटिश मीडिया से मुलाकात के दौरान एजाजी शील्ड दी गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और पीस एम्बेसडर औरंगजेब अवान का कहना था, मैं बिलखुसूस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सिद्दीक और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तानियों की राइट्स पर बात की गई। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। अगला हफ्ता शुरू हो गया, आज पीर और चीज़ें आगे की तरफ चल रही हैं। परवेज़ खट्टर की क्या कहानी है, वो गुफ्तगू कर रही है आपसे। नवाज शरीफ दुबई में बैठे क्या कह रहा है और कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, उस पर गुफ्तगू होगी हमारी। और एलन मस्क के हवाले से जो ट्विटर पे महदूद रसाई है, उसकी थोड़ी सी लॉजिक कोशिश करेंगे हम आपस में गुफ्तगू कर लें। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने जो दुबई में है ना एक ऐलान किया है, वहाँ का ख़ानदान सारा बाहर इकट्ठा है जी, और कमाल की बात है ये जो खबर है ये दुबई से आई है। दुबई में बैठे हो तो वहीं से आनी है। उन्होंने कहा जी आने वाला दौर है वो हमारा है, और नून लीग अब भी पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालेगी। महंगाई ख़त्म करना पहली तरजीह होगी। और यहाँ जो ये जो इतना बड़ा बयान है, जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जो है वो क़यादत संभाल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें वो चलेंगी। तहरीके इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा भी नवाज शरीफ से राब्ते में पंजाब की सियासत पर वो गुफ्तगू की रही है, और अगले चंद दिनों में वापस लंदन चले जाएंगे। यानी अब वापस लंदन प्लान शुरू हो जाता है दुबई प्लान के बाद, और वहाँ से मुशावरत दोबारा शुरू होगी पाकिस्तान आने की। अच्छा, मैं आपके सामने पहले भी बता दिया था, मैं फिर दोहराता चलता हूँ आप तक। नवाज शरीफ अकामा या मिस्ड डिक्लेरेशन 61F के तहत नाअहल हुए थे। अकाम ये तनख्वाह ना लेना, ये ज़रा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है। इशू बड़ा सीधा सा है। सादक और अमीन होने के हवाले से बात है कि आप आप सच्चे हैं और दयानतदार हैं। सच्चे इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने दुबई का अकामा लिया इस बुनियाद पे लिया कि आप मुलाजमत करते हैं। अब मुलाजमत दिखावे की तो नहीं हो सकती, दिखावे के लिए तो फ्रॉड कर रहे हैं आप, तो वो दुबई में आप फ्रॉड की बुनियाद पर कर नहीं सकते। तनख्वाह आप लेनी है, तनख्वाह लेंगे तो वहाँ तो दुबई में तो चले आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, वहाँ टैक्सेस है ही, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना जी। तो वहाँ आपने डिक्लेयर नहीं की, ये छुपा के रखा। और ये उन दिनों की कहानी जब ये सेल्फ एग्जाइल चल रहा था, इनको ये मुल्क से बता रहे थे हम पता नहीं कहाँ हैं, और वहाँ बैठ के पैसा करप्शन का या बाकी लूट मार का पैसा कैसे वाइट रखना है, उसको रोटेट कैसे करना है, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा था, और ये अकाउंटेंट सारा प्रोसेस कर रहे थे। अब इसमें ये वो वजह थी जिसकी बुनियाद पर ये काम जो है ना वो किया नहीं, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, मिस डिक्लेरेशन 61F के तहत डिस्क्वालिफिकेशन। साथ ही मेंबर ने कहा, 3 मेंबर बेंच का पहले फैसला नजरसानी खारिज होगी कि जनाब नैब इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे। नैब ने अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पहले 123 दिन की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट चली, फिर 60 दिन की GIT की हेयरिंग, फिर 5 दिन 6 दिन ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, और उसके बाद नैब की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल और फिर सज़ाएँ। तो यहाँ जितनी चीज़ें सामने आई थी उस चीज़ों को सामने रख कर, और नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में एक में 10 साल एक में 7 साल सज़ा होगी। जब सज़ा हो तो फिर आप नाअहल हो जाते हैं, जब सज़ा हो जाए तो आप कानून बड़ा क्लियर है कि आप फिर 10 साल के लिए जो हैं वो नाअहल हो जाते हैं।
अब बात करती हैं परवेज़ खटक के हवाले से। परवेज़ तर्जमान जो है ना, परवेज़ खटक, पहले मैं वो बात करूँगा कि परवेज़ खटक, देखिए परवेज़ खटक ने जो रवैया अख्तियार किया वो साबित कर रहा है कि नस्ली नहीं है। अगर नस्ली होते तो ये तो बात ना करते। और हमारे को पता है ये जो कुछ भी हुआ है, 9 मई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो हमें भी समझ आया, हम भी बात करते हैं। इसलिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जहाँ इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होकर चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। उसके लिए जुडिशल कमीशन बनना है और जुडिशल कमीशन के हवाले से ये बात कर रहे हैं। और एस परवेज़ यानी, और ये इस बुनियाद पे इमरान खान का कोई एक्शन नहीं हो सकता। पहले जब ये बयान जब आएगा, कोर्टों में जाएगा, टेस्ट होगा, देखेंगे इस बयान की हैसियत क्या है और इस बयान की नौइयत क्या है। अभी तो आप बुनियाद बना के गिरफ्तारी की एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक जितनी चीज़ें हैं ना, यानी इमरान खान के खिलाफ जितने वो केसेस चल रहे हैं इन कोर्टों के अंदर, तो बेल तो ऑलरेडी टेररिस्ट कोर्ट के लिए है। ये 9 मई के हवाले से बात है। अगर आप मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है तो मिलिट्री कोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। मिलिट्री कोर्टों के साथ हवाले से चीज़ें कोर्ट के सामने आएंगी और फिर वो बातें आगे जाएंगी, तो इसलिए ये भी नज़र नहीं आता है। और तीसरी बात है, वो नया पर्चा दर्ज कर लें, आप नया पर्चा दर्ज करके आप जेल में डाल दें, गलत बात है। तो परवेज़ खटक जो है ना, और जो उन्होंने बयान दिया उसके बारे में उन्होंने साफ कह दिया जी, लगव बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। परवेज़ खटक पार्टी के ओहदे से अलहदी इख्तियार करने के बाद इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े का ज़िम्मेदार ठहरे हैं जो असल झूठ, बेहुदा और बेबुनियाद है। परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसले में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। ये ध्यान से दें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। तो परवेज़ खटक तो पहले ही उनके साथ राब्ते में थे, जिस तरह नवाज शरीफ है, बाकी लोग सुनते रहते हैं आप। और परवेज़ खटक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के फैसले गलत नजर आने लग गए। अगर परवेज़ खटक को पार्टी के किए हुए फैसलों से इख्तलाफ था तो उस वक्त ओहदे और पार्टी से रुकने से क्यों मुस्तफ़ी नहीं हुए? क्या वजह कि अपने ख्याल का इज़हार करने के उन्होंने 9 मई का इंतज़ार किया? कौम गवाह है कि चेयरमैन तरीके इमरान खान ने अपनी 27 तरह से हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की और हक़ाइक़ भी यही है। पीटीआई ने पिछले 1.5 साल में 100 से ज़्यादा जलसे किए, लेकिन एक गमला तक न टूटा। इमरान खान ने 25 मई और 26 नवंबर के धरने से भी इंतशार के पेश नज़र मनसूख किए। इमरान खान कातिल हमले के बावजूद मुल्क में कोई तशद्दुद कार्रवाई नहीं की। 9 मई के हंगामों के वक्त इमरान खान रियासत की क़यादत में थे और उनका किसी से रब्ता नहीं था। परवेज़ खटक को पार्टी रहनुमा को पार्टी छोड़ने पर उकसाने के लिए शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया और परवेज़ खटक झूठे इल्ज़ाम लगाने की बजाय फैसला करेंगे उन्होंने पार्टी में रहना है या नहीं। और शायद परवेज़ खटक इस किस्म के इल्ज़ाम के ज़रिए नई किंग्स पार्टी में अपने लिए किसी मरकज़ी ओहदे की राह हमवार कर रहे हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक शराब छोड़ने के उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म, और ऐसी ही बात है। इमरान खान ने पीटीआई पर बुनियाद लगाकर अपनी खोई हुई इज़्ज़त बहाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, पाकिस्तान कौम तमाम लोगों को पहले ही अक्सर मुस्तरद कर चुकी है। इन झूठ पर मबनी बेहुदा हथकंडों से परवेज़ खटक समेत तमाम मुनारफ जो है ना, कौम में अपनी रही से इज़्ज़त भी गवा बैठे। और हकीकत यही है कि हालात तो यही हैं, बातें भी इसी सिमत की तरफ हैं। और जो ये सारी बातें हैं, ये सारी आप लोगों के सामने आ चुकी हुई हैं। और बड़ी तफसीली जो चीज़ें हैं वो सारी वो जो यहाँ ये बात कर गई है, और पूरे के पूरे मैंने आपके सामने के बाद, ठीक है जी। और क्या अच्छा, ये भी वही बात है, एक डिटेंशन ऑर्डर, दूसरा डिटेंशन ऑर्डर, एक पर्चे में गिरफ्तारी दूसरे में। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिद फ़ारूक मलिक से जब बात हुई कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक गई थी, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि परवेज़ खटक और जो असद कैसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उन्होंने पूछा कि जाहिद फ़ारूक मलिक तो नहीं है, इसीलिए प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी। अब इसका जवाब तो वो खुद दे सकेंगे कि असल हालात और वाक़यात क्या है। अब अगली जो बात है वो बड़ा ज़रूरी है, मवाद तक रसाई जो महदूद है। आप एक दिन में कितने ट्वीट देख सकते हैं? ये एलन मस्क के हवाले से जो बात है कि एक हद मुकर्रर कर दी गई है और 1000 पोस्ट पढ़ सकेंगे जो आपके गैर मुसद्दक़ा अकाउंट है, और जबकि नए गैर मुसद्दक़ा अकाउंट्स के लिए ये हद 500 है। और फीस देकर ब्लू टेक हासिल कर फीस देकर जो ब्लू टेक हासिल करने वाले मुसद्दक़ा अकाउंट दिन में 10,000 ट्वीट पढ़ सकेंगे। ये पैसे बनाने की बात भी है। और इब्तदाई तौर पर इस हदूद को सख्त रखा, मगर ऐलान के कुछ देर बाद उसमें रद्दुबदल किया। जो कहते हैं कि आज़ी हदबंदी का मकसद डाटा स्क्रीनिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए वेबसाइट से मालूमात हासिल लेना है और सिस्टम मैनिपुलेशन, निज़ाम के साथ छेड़छाड़ की इंतहाई बुलंद सतह का मुकाबला करना है। कि उन्होंने किस सियाको सबको सिस्टम में
पॉपुलेशन का जिक्र किया है। जुमे को कहा था डाटा की चौधरी इस कदर बढ़ गई है कि आम सार्फिन के लिए भी सर्विस ख़राब होने लगी है। इस दौरान सार्फिन से ट्विटर का मवाद देखने के लिए दोबारा लॉग इन करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस इक़दाम को आर्जी हंगामी इक़दाम कहा जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा ये पॉलिसी वाज़ेह नहीं कि डाटा स्क्रीनिंग से मस्क का क्या मतलब है। ताहम बाज़ार ऐसा लगता है जैसे मसनूई जहानत AI की कंपनियां अपने निज़ाम पर लैंग्वेज मॉडल को बेहतर करने के लिए मालूमात जमा करती हैं। मिसाल के तौर पर इस मालूम के ज़रिए AI का चैट GPT और ग्लोबल बॉट जैसे चैट अपना जो है ना वो काम कर रहे हैं। आम अल्फाज में डाटा स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि इंटरनेट से मालूमात जमा करना। बड़े लैंग्वेज मॉडल को मसनूई जहानत के निज़ाम के ज़रिए असल इंसानों की गुफ्तगू से सीखना पड़ता है, लेकिन किसी चैट बॉट की कामयाबी का राज उसके मेयार में है। और ये मसनूई जहानत के हवाले से ये बात हो रही है। और लेकिन एलन मस्क जो है ना वो चीज़ें सारी जो है ना वो अपने तय इस्तेमाल भी करता है, रखता भी है, रिकॉर्ड पे भी लेकर आता है। और आखिर में बल्कि शुरू में आपने अब देख लिया होगा मेरा जो लंदन का विज़िट हुआ, पार्लियामेंटेरियन से मिले, ब्यूरोक्रेट से मिले, तो ये TV ने जो रिपोर्ट सुनाई थी वो रिपोर्ट आपने शुरू में देख ली है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।